जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फर्राज शकीब। कल शपथ ग्रहण भी हो गया। 72 मंत्रियों ने कल प्रधानमंत्री के साथ शपथ ली और आज जैसी खबर आ रही है कि विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि किसको कौन सा विभाग मिला, कौन राज्य मंत्री बनाया गया, कौन MOS बनाया गया, किसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, किस राज्य से कितने मंत्री मिले, किस समुदाय से कितने मंत्री बनाए गए, किस पार्टी को कितने मंत्रालय दिया गया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आज मेरा ये वीडियो पूरा केंद्रित है भारत की उस शानदार संसदीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली के उस गौरवशाली इतिहास के ऊपर, जब हमारे देश के निर्माताओं ने इस देश में अल्पसंख्यकों, बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों को संविधान के माध्यम से जो बराबरी का अधिकार दिया था, जो उचित अधिकार, जो मौलिक अधिकार बहुसंख्यकों के बराबर में अल्पसंख्यकों को दिए गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन अधिकारों की रक्षा और वो जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इस देश के संविधान का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इस देश के निर्माताओं का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इस देश की संविधान की प्रस्तावना जब हम भारत के लोग कहती है, तो क्या उसका व्यवहारीकरण आज हम देख पा रहे हैं या बहुत खामोशी के साथ भारत के अंदर 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदू महासभा, आप जो भी कह सकते हैं, उसके जो विभाजनकारी विचार थे, अब जब वो 100 साल पूरा करने को आतुर है, 99 साल हो चुका है, इस दशहरा में उसके 99 साल पूरे हो जाएंगे और कहा जाता है कि 2025 जो RSS का 100 साल पूरा हो जाएगा। तो उस 100 साल में जो RSS की सोच है इंडिया को लेकर, आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर जो RSS की सोच है, उसका कितना व्यवहारिक प्रकटीकरण आपको सत्ता में और संसदीय प्रणाली में और राजनीति में दिखता है। चर्चा जरूरी इस बात की है। ये भारत के बाद, भारत की आज़ादी के बाद, भारत की स्वाधीनता के बाद ये पहला देश का मंत्रिमंडल है जिसमें इस देश से मुस्लिम समुदाय का एक भी मंत्री शामिल नहीं है। मंत्रिमंडल आप छोड़ दीजिए, 293 NDA का जो बहुमत है, NDA का जो आंकड़ा है 293, उन 293 सांसदों में से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। और अगर हम ये कहें कि किरण रिजिजू को छोड़कर एक भी अल्पसंख्यक समुदाय का सांसद नहीं है, सिर्फ एक किरण रिजिजू हैं जो अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम लोकसभा सीट से जीत कर आए हैं, बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं। चूंकि बौद्ध धर्म को भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, इसलिए हम एक टोकन, एक सांकेतिक रूप से ये कह सकते हैं कि 293 सांसदों की लोकसभा में इंडिया की जो NDA ब्लॉक की जो 293 सांसदों की संख्या है, उसमें मात्र एक किरण रिजिजू अपवाद है। बाकी 292 लोग जो हैं इस देश के बहुसंख्यक समाज से आते हैं। मंत्री तो आप छोड़ दीजिए, और उस 292 में जिनको मंत्री बनाए गए, उन सांसदों की नुमाइंदगी किसकी कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 33.2% सवर्ण समाज से आने वाले सांसद, जातिगत जनगणना से। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी घबराती है। शहीद जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। या मान्यवर कांशीराम ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये जो नारा है, इस नारे से भारतीय जनता पार्टी डरती है। तो इसीलिए डरती है कि ये नारा अगर व्यवहारिक रूप से भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय संसदीय प्रणाली में अगर इंप्लीमेंट होने लगा, तो फिर आज जो ये 33.2% सांसदों की संख्या 292 की संख्या में आप देख रहे हैं, ये पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ये शायद 10% भी ना आपको दिखाई दे। पिछड़ों की संख्या 15.7% है और अति पिछड़ों जातियों की संख्या 26.2% है। ये मैं आपको NDA के 293 सांसदों का आंकड़ा बता रहा हूं। एक किरण रिजिजू अपवाद के तौर पर आप छोड़ दीजिए। इंडिया ब्लॉक की तरफ से 21 सांसद यानी चुनकर आए हैं। विरोध में, आप विपक्ष में कहेंगे तो 24 सांसद मुसलमान सांसद चुनकर इस 18वीं लोकसभा में पहुंचे हैं, जिसमें 21 सांसद इंडिया ब्लॉक से हैं, एक MIM यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं
और 2 इंडिपेंडेंट हैं और दोनों कश्मीर से जीत कर आए हैं। एक बारामूला की सीट से जीत कर आए हैं इंजीनियर राशिद, और एक लद्दाख की सीट से जीत कर आए हैं मोहम्मद हनीफा। और शेष जो 21 सांसद हैं वो इंडिया ब्लॉक से हैं। एनडीए में मुसलमान छोड़िए अल्पसंख्यकों का सफाया है। अब बात कर लेते हैं उस मंत्री परिषद की जिसका कल गठन हुआ है, जिनको कल शपथ दिलाई गई है। 72 सदस्यों की उस मंत्रिमंडल में महज 5 मंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। 2 सिख हैं, 2 बौद्धिस्ट हैं और 1 ईसाई है। रवनीत सिंह बिट्टू सिख समाज से आते हैं, लुधियाना से चुनाव अभी हारे हैं, मंत्री बनाया गया है। शायद बरास्ते राज्यसभा उनको भेज दिया जाएगा, सदन का सदस्य उनको बना दिया जाएगा। हरदीप सिंह पुरी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, सिख समाज से आते हैं। जॉर्ज कुरियन अभी किसी भी सदन में नहीं है, उनको भी हो सकता है बरास्ते राज्यसभा सेटल किया जाए। किरण रिजिजू एकमात्र लोकसभा सांसद हैं जो अरुणाचल प्रदेश से जीत कर आए हैं। और रामदास अठावले जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं, महाराष्ट्र से जीत कर आए, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद हैं और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के सुप्रीमो हैं। ये 5 लोग हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। सिख, ईसाई और बौद्धिस्ट, इनको भी अल्पसंख्यक समाज का दर्जा प्राप्त है। ये मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। 72 में 5, एक भी मुसलमान नहीं है। दरअसल ये गोलवलकर और सावरकर की उस सोच का व्यवहारिक प्रकटीकरण है जिसमें वो मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक तो मानते ही हैं, उनसे मताधिकार तक छीन लेने की वकालत करते हैं। पूरी दुनिया की नजर है इस सरकार पर, पूरी दुनिया देख रही है इस सरकार को। और देश में आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ। 2014 में जब मोदी की सरकार आई थी तो उसमें भी नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी को जगह दी गई थी। नजमा हेपतुल्ला को बाद में गवर्नर बना दिया गया। एमजे अकबर साहब यौन शोषण के आरोपों में घिरे तो उनको मंत्रालय छोड़ना पड़ा, वो भी राज्य मंत्री थे। और मुख्तार अब्बास नकवी साहब 2022 में उनके राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। पिछले 2 सालों से मुख्तार अब्बास नकवी साहब कहाँ हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दिए। हो सकता है कि अजमेर में अब कोई उर्स होगा तो वो प्रधानमंत्री मोदी की चादर लेकर के वहाँ आपको जाते हुए दिखाई दे देंगे और मीडिया में शायद उनके बारे में एक आध लाइन की खबर छप जाए कि मुख्तार अब्बास नकवी जो है ख्वाजा के दरबार में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की चादर लेकर। बस ये खबर आपको मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती है। सवाल ये नहीं है कि मुसलमानों ने आपको वोट दिया या नहीं दिया, सवाल ये है कि मुसलमानों को आप इस देश का नागरिक मानते हैं या नहीं मानते हैं। सवाल ये नहीं है कि मुसलमानों को आप प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। सवाल यह है कि इस देश में अल्पसंख्यकों के अधिकार कितने सुरक्षित रहेंगे। और इस देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है मुस्लिम समाज। और मुझे शर्म आती है नीतीश कुमार पर, चंद्रबाबू नायडू पर, जो सरकार बनाने से पहले तो बड़े बड़े दावे जिनकी ओर से किए जा रहे थे कि हम यूसीसी पर अपना स्टैंड रखेंगे, हम अग्निवीर योजना की समीक्षा चाहते हैं, हम 4% मुस्लिम आरक्षण जारी रखने की वकालत करते हैं। लेकिन कल इस देश के राष्ट्रपति भवन में जो कुछ हुआ, बतौर मुसलमान मुझे कह लेने दीजिए कि वो लोकतंत्र के साथ सबसे भद्दा मजाक किया गया है। इस देश में आजादी के बाद लोकतंत्र के साथ इतना घिनौना, इतना कलंकित मजाक शायद किसी ने नहीं किया था। सवाल यह है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज की चेतना को क्या हुआ है। मोदी तो वही कर रहे हैं जिनके लिए उनको लाया गया है। मुझे बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई शिकायत नहीं है। जो व्यक्ति मुसलमानों को घुसपैठिया बताने के साथ साथ वोट जिहाद करने का आरोप लगाता हो जिस समुदाय पर, अगर उसने उस समुदाय का कोई मंत्री नहीं बनाया तो यकीन मानिए मुझे रत्ती बराबर हैरानी नहीं है, मुझे रत्ती बराबर आश्चर्य नहीं है ये। लेकिन ये जो कथित क्षत्रिय पार्टियां हैं जिनको मुसलमानों का वोट भी चाहिए, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो दूसरी पार्टियां हो, चाहे वो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे वो मांझी जी हैं हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वाले, उनके भी एक प्रवक्ता हैं, बड़बोले प्रवक्ता हैं, अभी रेप और हत्या के आरोप में जेल गए थे, अभी पता नहीं वापस आ गए हैं, अलबल बकते रहते हैं मीडिया में आकर के। नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, बल्कि वो इस लायक भी नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। मेरा सवाल उन क्षेत्रीय पार्टियों से है कि आपको क्या रत्ती बराबर शर्म नहीं आती है कि इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की इस तरह से सत्ता के प्रतिनिधित्व में अनदेखी की गई
और आप सत्ता के मजे लूट रहे हैं। आपकी पार्टी के वो मुसलमान कार्यकर्ता, मुसलमान नेता, मुसलमान जिला अध्यक्ष और तथाकथित राजनीतिक कार्यकर्ता जो 46 इंची का कलफदार कुर्ता पहन करके नाचते हैं अपने मोहल्ले में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के नाम पर, उन बेगैरतों और बेशर्मों से मेरा सवाल है कि क्या कर रहे हो तुम? अगर रत्ती बराबर शर्म बाकी है, रत्ती बराबर तुम्हारे अंदर अगर शर्म बाकी है, जनता दल यूनाइटेड के बेगैरत मुसलमानों, चिराग पासवान के झंडा उठाने वाले बेगैरत मुसलमानों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का झंडा उठाने वाले बेगैरत मुसलमानों, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का झंडा उठाने वाले बेगैरत मुसलमानों, तो जिंदा होने का सबूत दो और एहतजाज करो। एहतजाज जिंदा होने की अलामत होती है। इसलिए एहतजाज मत करो कि मोदी सरकार में तुम्हारा एक मंत्री नहीं है, तुम्हारा एक सांसद नहीं है, बल्कि इसलिए एहतजाज करो कि तुम जिंदा हो, तुम्हारे अंदर की गैरत बाकी है, तुम्हारे अंदर की हिस्स बाकी है। और फिलहाल सिर्फ इतना कहा जा सकता है, जो कल मंत्रालय के बंटवारों में हुआ या मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में इस देश ने देखा, इस दुनिया ने देखा कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा वास्तव में मुसलमान मुक्त भारत की सरकार है। उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आज जो विकृत वैश्वीकरण भारत में अपना चेहरा उभार रहा है, यह खुद हमारे अपने किए करे का नतीजा है। हमने मान्यवर कांशीराम, बाबा साहब, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, इन सब की जो शिक्षाएं थी, जो संसदीय राजनीति के लिए ज़रूरी हैं, जो बुनियादी सलीका उन्होंने बताया, जो बुनियादी फार्मूले उन्होंने बताए, हमने सांप्रदाय, जातिगत, धर्म, उन्माद के नाम पर उन तमाम जो सिद्धांत थे समावेशी लोकतंत्र की स्थापना के लिए, उनको हमने ख़त्म किया, उनकी चिता को आग लगाई। और आज तस्वीर आपके सामने है। आज हमारे लोकतंत्र में बहुत सारा अंतर्विरोध है, विरोधाभासी नारे हैं, और ख़ासकर वो नारे जब अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस तरह के होंगे तो आपको तस्वीर यही देखने को मिलेगी। आप जश्न मनाने के लिए आज़ाद हैं, तालियां बजाने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन बहरहाल इस देश का जो बहुसंख्यक समाज इस देश की गौरवशाली संसदीय प्रणाली को देखता, सुनता और समझता आया है, या उसे उस लिगेसी का ज़रा भी ख्याल है जो लिगेसी हमारे पुरखों ने हमें दिया है, अपनी बेशुमार कुर्बानियों के साथ जो विरासत हमको मिली है, उसको हम किस तरह बचाए रख सकते हैं। अगर उसकी कोई आइडियोलॉजी, कोई मैकेनिज़्म अगर आपके पास है, तो एहतजाज तो आपको भी करना चाहिए, लिख कर, बोल कर, जो भी माध्यम आपके पास है, बहरहाल बोलना तो पड़ेगा। दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। फिलहाल शुभ रात्रि। थैंक यू।